Good morning, all of you. Welcome to your SST class, students. Today I am covering the topic federalism. And as you all know that we are doing the revision of this chapter, and till today I explain you about what is federalism and also features of federalism. मैंने आपको कल बताए थे. And type of federalism under which we learn about coming together and holding together. एंड आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक दैट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हम ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे बच्चे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. इंडिया को कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक फेडरल कंट्री के रूप में टर्न करती हैं. ओके, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू टू थिंग्स. वन, that there is two or more level of government. Okay, and secondly I also explained you the division of power among the various units that is specified in constitution. Now I am repeating these two features as well as I am also discussing the another features with you. So let's start. What make India a federal country? वट डज़ इट मीन कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्री को एक फेडरल कंट्री के रूप में टर्न करती हैं. ठीक है, देयर इज़ अ टू वन. देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं इंडिया के जो फेडरलिज्म के इंडिया के नहीं, जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं उन्हीं फीचर्स को पार्लर में लेकर चलूँगी और वही हम डिस्कस करते जाएंगे दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हमारा फर्स्ट फीचर जो फेडरलिज्म का था वो क्या था? दैट देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो सेम थिंग इन आर कंट्री देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल, state and local government. Central government look after the nation, state government that look after a state, and the local government that look after a village or town or city. तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर जो फेडरलिज्म का दैट वाज क्लियर दैट देयर इज टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड फीचर था फेडरलिज्म का दैट इज डिफरेंट tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction is specific matters of legislation, taxation and administration. ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव सेम सिटीजन. सेम सिटीजन तो ठीक है, वी आर चूजिंग आर प्राइम मिनिस्टर, वी आर चूजिंग आर चीफ मिनिस्टर, वी आर ऑल्सो चूजिंग आर सरपंच एज वेल एज आर मेयर ऑफ म्यूनसिपल कमिटीज़. ओके, तो सेम सिटीजन्स ही चूज़ कर रही हैं नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को. ठीक है, बट नेक्स्ट इज ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन. हर टायर का अपना अपना जुरिडिक्शन है दैट इज स्पेसिफिक इन लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था कि इट इज़ डिसाइडेड कि कौन किस चीज़ पर कानून बनाएगा और कैसे बनाएगा, लेजिस्लेशन क्या करेगा, टैक्सेशन कौन कौन सी लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाएगा. ओके, तो अंडर दिस we have the division of powers among the various units. हमने क्या किया है? डिवीज़न ऑफ पावर्स की है वेरियस यूनिट्स के बीच में, और वो जो वेरियस यूनिट्स के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर है दैट इज़ स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड भी है. फॉर एग्जाम्पल, हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बीच में. अब यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या है, ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगी. देन वी आर मूव टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ दैट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. कल मैंने आपको बताया था दैट इन यूनियन लिस्ट 91 सब्जेक्ट्स हैं ऑन विच सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज, जिन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है. एंड ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल अफेयर्स, national issues like external affairs, like our defense ministry, like our foreign policy. Okay, so on all these subjects who make laws? Union government make laws, and this is specified in our constitution. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट. देयर इज 61 सब्जेक्ट्स अंडर दिस एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दिस. स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर कानून बनाती है. अंडर दिस वी हैव द टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक रोड,
एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन पर लॉज जो है, ट्रेड, कॉमर्स, ये इन पर लॉज स्टेट बनाता है. हर स्टेट की अपने रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन के टैक्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग लेते हैं वो, ठीक है. हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड है और वो उन पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं. लाइक हरियाणा का एजुकेशन बोर्ड है, राजस्थान का एजुकेशन बोर्ड है, पंजाब का एजुकेशन बोर्ड है. तो वो अपनी पॉलिसीज़ एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप चलाते हैं. नो डाउट वी आर हैविंग अ एजुकेशन बोर्ड इन सेंटर ऑल्सो, जिसमें आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ CBSE, सेंट्रल गवर्नमेंट का है. वो थ्रू आउट इंडिया एक ही रूल चल रहा है. जो भी स्कूल्स, जो भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एजुकेशन बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, दे हैव सेम क्राइटेरिया, उनका सेम क्राइटेरिया है, ठीक है. तो ये कुछ इश्यूज हैं दैट आर लुक आफ्टर बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. अंडर दिस वी हैव 52 सब्जेक्ट्स एंड who make laws on this? Both the union and state government combinedly make laws on this. यानी कि दोनों मिलकर इन कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाते हैं. बट मैंने आपको कल बताया था कि इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट राइज, if there is a tension between the union government and the state government regarding the making laws on concurrent list, then whose ideas will give it preference? Yes, the ideas of union government give preference. तो union government के laws को preference दी जाती है. Okay, now the residuary subjects. Under this we have the subjects that are not added in the above list, जो कि above list में add नहीं है, and also the new added subjects. New added जो कि those are added with the टाइम गैप, जो टाइम गैप के साथ ऐड हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स. दिस सब्जेक्ट वॉज नॉट प्रेजेंट एट व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया था, एट दैट टाइम देयर वॉज नो कंप्यूटर्स, नो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर स्ट्रैटेजीज, बट नाउ इट इज. एंड हु मेक लॉज ऑन दिस? दैट union government, means central government make laws on this subject. Students, keep one thing in mind, there is no difference between the union government and central government. Both are same. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट लिख लो, इसका मतलब एक ही है. द गवर्नमेंट दैट लुक्ड आफ्टर द नेशन, वो गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को लुक आफ्टर कर रही है, ठीक है. क्योंकि मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज सम टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड यूनियन गवर्नमेंट एंड सम टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बोथ आर सेम. क्लियर? चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फीचर दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. दैट इज चेंजेस इन पावर कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट डज इट मीन? कि हमारे जो पावर्स में चेंजेस हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पावर्स हैं या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ सिंगल लेवल. वो एक सिंगल लेवल के द्वारा चेंज नहीं होते हैं. दे आर चेंज बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर स्टेप्स, बाय प्रॉपर प्रोसीजर. दे चेंज बाय 2 स्टेप्स फॉलोड. इसको चेंज करने के लिए हम 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं. कौन सा? फर्स्ट, लॉ पास बाय पार्लियामेंट. सबसे पहले फर्स्टली क्या होता है? लॉ कौन पास करता है? बाय पार्लियामेंट. यानी कि हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा, ये दोनों हमारे क्या करते हैं? लॉज को पास आउट करते हैं. पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो जाता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, यानी कि हमारी जो स्टेट असेंबलीज़ होती हैं. स्टेट असेंबलीज़ का मतलब समझते हो? स्टेट असेंबलीज़ मीन्स जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट. ओके, तो स्टेट असेंबलीज़ के पास जाता है. देन इट इज़ पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, एटलीस्ट हाफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़. मीन्स कि जितनी टोटल स्टेट्स हैं, सपोज इन आर कंट्री वी हैव 29 और 30 स्टेट्स, देन 30 स्टेट्स में से एटलीस्ट 15 स्टेट्स उसको पास करेंगी, देन द लॉ इज पास्ड. ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है यहाँ पर. ये प्रोसेस हमने क्लास 8th में पढ़ा था. इफ़ वी वांट टू अमेंड द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर इज अ 3 processes.
simple majority, then special majority, then special majority and rectification. All these process is giving in our constitution. Okay, so चेंज इन पावर्स कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल लेवल. ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा और उसने पावर को चेंज कर दी. नो, देयर इज द डिबेट्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज द नेशन गवर्नमेंट. then the powers are changes when the divisions of the subjects can be changed. Okay, so this is very important and this is a feature of फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म का फीचर है जो हमने कहाँ पढ़ा था कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, चलिए now come on the next feature that we want to learn, that judiciary plays an important role. हमारी जो जुडिशरी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. How? Here the federalism feature, courts have the power to interpret the constitution and the power to different level of the government. Highest courts act as an umpire if dispute arise between the different levels of the government in exercise of their respective powers. ये हमारा फेडरलिज्म का फीचर है कि कोर्ट्स के पास स्पेशल राइट्स हैं और इसके साथ साथ उनके वो डिस्प्यूट्स जो भी अराइज होते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, दे कैन बी सॉर्ट आउट बाय द हाईएस्ट कोर्ट, मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. हाउ कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज जुडिशरी के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है उसको इंटरप्रेट कर सकती है. ओके, सेकेंडली कैन सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. उनके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगी. थर्डली रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर. कौन से डिस्प्यूट्स? दैट अराइज रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जुडिशरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ओके, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फीचर. द नेक्स्ट फीचर इज ऑल स्टेट डोंट हैव इक्वल पावर. दिस इज द फीचर ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. बच्चे, होल्डिंग और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, दैट there is different constituent units and unequal powers. Some units have guaranteed special powers. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का फीचर है ये कि कई बार कुछ यूनिट्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, अनइक्वल पावर्स होती हैं. हर स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं सबके पास एक जैसी पावर्स नहीं है, और कई बार कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर्स होती हैं. अब वो स्पेशल पावर्स क्या हैं? राइट, सो ऑल स्टेट डोंट हैव इक्वल पावर. सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं है. ऑल स्टेट डोंट हैव इक्वल पावर एंड दिस इज द फीचर ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का फीचर है एंड इट इंजॉय बाय द यूनियन टेरिटरीज दैट आर अंडर यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इंजॉय किया जा रहा है. यूनियन टेरिटरीज हमारी स्पेशल स्टेट्स हैं जो कि किसी के अंडर नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है. वो किसी भी पंजाब हरियाणा के अंदर नहीं आते. ये कुछ स्पेशल एरियाज़ हैं जो कि हमने किसी स्टेट के अंडर ना लाकर यूनियन तो यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं. एग्जैक्टली क्या है? ऑल स्टेट्स डोंट हैव, इसको मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. ऑल स्टेट डोंट हैव इक्वल पावर. सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है. दिस इज़ द फीचर ऑफ होल्डिंग टुगेदर. ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का फीचर है दैट सम स्टेट्स हैव अनइक्वल इंजॉय बाय द यूनियन टेरिटरीज हैव स्पेशल पावर्स. उनके पास स्पेशल पावर्स हैं. तो इसमें हमारे पास यूनियन टेरिटरीज आती हैं जो कि किसी भी स्टेट के अंडर नहीं है एंड दे आर ऑल्सो दे आर नॉट अंडर एनी स्टेट. वो किसी स्टेट के अंडर नहीं है. वो उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा है? उनको यूनियन गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही है. इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि वो वहाँ पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर रही हैं या
कुछ यूनियन टेरिटरीज हमारी ऐसी भी है जो किसी स्टेट के अंदर आ जाती हैं, किसी स्टेट को दे दी जाती हैं कि आपने इस यूनियन टेरिटरी को लुक आफ्टर करना है. इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर लाई कर रहा है कि वो खुद होल्ड कर रही है, या फिर जैसे हरियाणा के गवर्नर को कह दिया गया कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसके चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करोगे. तो वो डिपेंड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. ओके, सो हियर all the features that makes India a federal country we have covered. ठीक है, कि इंडिया को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक फेडरल कंट्री बनाती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोविज़न और है. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आर फीचर लैंग्वेज पॉलिसी. हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी हैं. अब वो कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो 7th फीचर जो फेडरलिज्म का मैंने आपको बताया था कि the federal system has dual objective. उसके dual objectives है to safeguard and promote the unity of the country and at the same time accommodate the regional diversities. To fulfill this feature, इस फीचर को फुलफिल करने के लिए हमने अपनी कंट्री में लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया. ठीक है, चलिए लेट्स सी हियर. For the success of federalism in our country, we fulfill the dual objective of federalism, that is respect for diversity and desire for living together. जिसमें क्या है कि हमने रिस्पेक्ट करनी है डाइवर्सिटी की और हमने इकट्ठे रहने की इच्छा को भी पूरा करना है. ठीक है, अब इसके लिए वी फॉलो द लैंग्वेज पॉलिसी. हमने लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई. बच्चे अगर आप नॉर्मली देखो 1947 के मैप को और आज के मैप को अगर आप देखोगे तो यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस. बहुत सारे चेंजेस हैं. मैनी न्यू स्टेट्स आर फॉर्म्ड, मैनी बाउंड्रीज आर चेंज्ड, नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर ऑल्सो चेंज. तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक पॉलिसीज़ और लैंग्वेज स्टेट्स पॉलिसी. ठीक है, तो उसमें क्या किया कि हमने कुछ स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेस पर फ्रेम्ड की और कुछ स्टेट्स फ्रेम की ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल कंडीशंस. ठीक है, इन आर कंट्री एरियाज बाउंड्रीज नेम्स आर चेंज्ड. हमारे एरियाज बाउंड्रीज नेम्स चेंज किए 1947 में. सम स्टेट्स आर फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस to ensure the people spoke language can live in a same state. हमने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर फ्रेम किया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम एरिया में आ जाए. फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा को डिवाइड किया गया जिसमें पंजाबी बोलने वाले लोग एक साइड हो गए और हरियाणा की बांगड़ लैंग्वेज जो हम कहते हैं उसको बोलने वाले लोग हरियाणा में आ गए. ठीक है, तो वो लैंग्वेज पॉलिसी है. ऐसे ही सम स्टेट जो है वो कल्चर और जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं. फॉर एग्जांपल नागालैंड कल्चर के बेस पर डिवाइड है. उत्तराखंड इज़ बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल फीचर्स. उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी इलाका था, जो माउंटेनियस रीजन था, उत्तर प्रदेश में हमारा जो माउंटेनियस रीजन था हमने उसको चेंज कर दिया. किस में? उत्तराखंड में. माउंटेनियस रीजन को चेंज किस में कर दिया? उत्तराखंड में. तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी थी जहाँ पर हमने फिज़िकल फीचर्स के बेस पर अपने लैंग्वेज को, अपने स्टेट्स को फ्रेम किया. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज़ द लास्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म कि हमने फेडरलिज्म हैव ड्यूल ऑब्जेक्टिव. 2 ऑब्जेक्टिव है उसके, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर. अब हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं ऑन बाय फॉलोइंग द लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी. हम डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम सबको इकट्ठा लेकर जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, इच्छा भी रख रहे हैं. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है कि सम स्टेट्स आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ओके, एंड सम स्टेट्स आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और जोग्राफिकल फीचर. राइट? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु,
Maharashtra, these are framed on the basis of language. पंजाबी बोलने वाले पंजाब में चले गए, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में शिफ्ट हो गए. ओके, नेक्स्ट तमिल लैंग्वेज यूज़ करने वाले ऑल आर इन तमिलनाडु, एंड द पीपल दोज यूज़ मराठी लैंग्वेज दे ऑल आर इन महाराष्ट्र. सो this is language policy. And the states like Uttarakhand and Uttar Pradesh is changed on the basis of geographical conditions. Mountainous region turned into Uttarakhand and the other is in Uttar Pradesh. Okay, so this is the language policy. अब इसकी जो हमारी total language policy क्या थी, किस तरह से work करती है, we will discuss it tomorrow. Okay, thank you.